हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। आज हम बात करने वाले हैं बिहार क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जो भी लोगों का बिहार के अलावा जिन भी लोगों का एग्ज़ाम अदर स्टेट के लिए, वो लोग भी इस पेपर को ज़रूर देखिए। जिन्होंने अभी तक NHM राजस्थान ने CHO, ANM एंड स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम किया था, तीनों पेपर मैंने चैनल पर अपडेट कर दिए थे। नहीं देखे प्लीज़ जाके देखिए। पेपर में बहुत ही अच्छे नर्सिंग के क्वेश्चन आए थे। जिनका भी अपकमिंग एग्ज़ाम है बिहार के लिए, अभी इस बार का सिलेबस है जो चेंज हो गया था आपका, स्पेशली CHO वालों का। तो जो बिहार वालों में तो सबसे अच्छी चीज़ इस बार ये हो गई है कि अदर स्टेट वालों ने भी अप्लाई किया है। बाकी जो रिजर्वेशन कोटा है वो बिहार वालों को होगा, लेकिन अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते थे क्योंकि 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए मेडिकल एंड नर्सेस हब की बुक्स PDF है जो अवेलेबल है। आप लोग डायरेक्ट ऑर्डर यदि जो भी बुक्स नर्सिंग की कंप्लीट गाइड फॉर NHM एंड CHO या फिर कंप्लीट गाइड फॉर ANM एंड रेलवे वाली बुक, तीनों बुक्स कॉम्बो में ऑर्डर करते हैं तो आपको बुक्स बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगी। ओनली आपसे प्रिंटिंग और डिलीवरी चार्ज बस लिया जाएगा। तो जो भी लोग इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 11वें एडिशन का योगा दिवस है। हम कहें तो 11वें नंबर का योगा दिवस है जो यहाँ पर, क्योंकि पहले नहीं मनाया जाता था, बट 11वां एडिशन है इस बार। और इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड वाइड है जो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। यदि हम बात करें, आपसे पूछा जाए 2025 में, तो ये कौन सा है? 11th एडिशन है और थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा करने से आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का पेपर है जो हम देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मेडिकल एंड नर्सेज हब के जो मॉडल पेपर्स हैं, जिसमें आपके 42 सेट हैं एंड 1000 की पॉइंट्स हैं। तो जो भी लोग मॉडल पेपर्स सेपरेटली ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। चार्जेस ओनली अभी 199 रुपीज़ है। 42 सेट, दैट मीन्स आपके यहाँ पर 4000 से ज़्यादा हैं जो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो भी डाउट है आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। लेस एब्जॉर्प्शन ऑन आयरन इन बॉडी फ्रॉम फूड इन इंडिया। तो इंडिया में है जो कहा गया विच इज़ द कॉज ऑफ लेस एब्जॉर्प्शन आयरन इन द बॉडी। तो भारत में ही है जो, यहाँ पे भारत को ही क्यों यूज़ किया गया है, इंडिया को क्यों लिया गया है कि आयरन आप खाते हैं लेकिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। किस कारण से? भोजन के साथ चाय लेना, टेकिंग टी विथ फूड, टेकिंग ओनली वेजिटेरियन फूड, टेकिंग वीट डेली, टेकिंग द राइस डेली। इंडिया में लोगों की आदत होती है कि नाश्ता हो नहीं पाया, साथ में भाई चाय लेके आओ। और आयरन का जो सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन का तरीका होता है वो ये होता है कि आप जब भी आयरन की टैबलेट्स लेते हैं तो आपको विटामिन C लेना है या फिर खट्टे फलों का जूस लेना है, ना कि कोई भी मीठी चीज़, दूध या फिर दही लेना है। लेकिन इंडिया में आदत होती है कि आपने डिनर किया चाय पियोगे, सुबह ब्रेकफास्ट किया चाय पियोगे, और हो सकता है किसी टाइम पे आपने अपनी टैबलेट भी ले ली। तो यहाँ पर आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये जो मेन है जो बाधा बनेगा वो क्या होगा? टेकिंग टी विथ फूड। नेक्स्ट वन इज, किस विटामिन को रक्त स्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द एंटी हेमरेजिक विटामिन। तो एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E या फिर विटामिन K। रक्त स्राव रोधी विटामिन या फिर एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन सा है? तो वो कहलाएगा आपका विटामिन K या फिर विटामिन K। विटामिन K है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी बच्चों में दिया जाता है ताकि बच्चों को हेमरेज और ब्लीडिंग से प्रिवेंट किया जा सके। यदि बच्चा 1 kg से कम वेट का हुआ है तो हाफ डोज 0.5 करेंगे, फुल वेट में है तो 1 mg। तो यहाँ पर जो रक्त स्राव रोधी विटामिन है, एंटी हेमरेजिक विटामिन है, वो क्या? विटामिन E। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन पूछेंगे तो आपको कहना है विटामिन E। फिर आपके विजन के लिए पूछें तो विटामिन A। नेक्स्ट वन इज, देखिए मैंने अभी जस्ट बात की और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? द स्टेरिलिटी अकर्स विटामिन डेफिशिएंसी। तो स्टेरिलिटी किस विटामिन की कमी से होगी? विटामिन D, A, E या फिर B। विटामिन D की कमी से बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में होगा रिकेट्स। विटामिन A से होगी आंखों की प्रॉब्लम और विटामिन E को कहेंगे हम
एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या फिर स्टेरिलिटी मतलब बांझपन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? पेलाग्रा तो नियासिन की कमी से होगा, बेरी बेरी B1 से होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा विटामिन डी की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस होगा विटामिन ए की कमी से, और रतौंधी। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। क्या है? ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट वन इज 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए ANM को माँ को क्या सिखाना चाहिए? What should ANM teach mother for starting the supplementary food of the baby after 6 months? तो बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तब आप क्या सिखाएंगे माँ को? कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 years। स्तनपान बंद करें। डिसकंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग। तला हुआ भोजन पूरक के रूप में शुरू करें। स्टार्ट सप्लीमेंट्री फूड विद द फ्राइड फूड। कच्चे भोजन से शुरू करें। स्टार्ट विद द रॉ फूड। रॉ फूड स्टार्ट करेंगे, हो सकता है बच्चा एलर्जिक हो जाए या फिर बच्चे का पेट गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पर जब बच्चा यहाँ पर सप्लीमेंट्री फूड के लिए बात की जाती है तो ऐसा नहीं है कि जब आप अपने बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड, कॉम्प्लीमेंट्री फूड या फिर वीएनिंग स्टार्ट करते हैं तो बच्चे का ब्रेस्ट फीड तुरंत 6 महीने से ही छुड़ा दें। ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि आप एटलीस्ट 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। किसके साथ में? सप्लीमेंट्री फूड के साथ में। जो वीएनिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड है स्टार्ट कब किए जाते हैं? जब बच्चा पूरे 6 महीने का हो जाए तब, लेकिन उसके साथ में आपको ब्रेस्ट फीड भी कराना है। तो जब आपने 6 महीने के बाद 6 महीने तक बच्चे को ओनली ब्रेस्ट मिल्क पिलाया तो वो सिचुएशन कहलाएगी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, दैट मीन्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट इज 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? What is the importance of nutrition for the children under the age of 5? यदि बच्चों की उम्र 5 साल से कम है तो उनमें पोषण का महत्व क्या है? रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैन नॉट टेक द जंक फूड, इट विल अफेक्ट द इकोनॉमी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मदर। 5 साल से कम उम्र में बच्चों में पोषण का क्या महत्व है? तो इकोनॉमी तो इफेक्ट नहीं होगी। जंक फूड है जो बच्चे के लिए आपको क्या कहना है? नहीं देना है। पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन की बात की जा रही है। तो योगा क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस एज में स्पेशली 5 साल तक की बच्चों का ब्रेन तो डेवलप होता ही होता है, साथ में बच्चों की फास्ट ग्रोथ भी होती है। इसीलिए शुरू के 5 साल तक बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन की क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चे की तेज़ी से वृद्धि और विकास के लिए, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में ANM को क्या करना चाहिए? What ANM should do in the एंथ्रोपोमेट्री सर्वे? तो एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एक ANM को क्या करना चाहिए? भौतिक मापन लें, टेक द फिजिकल मेजरमेंट। बुद्धि लब्धि का मापन करें, टेक द इंटेलिजेंसी क्वांटेंट। आर्थिक सर्वेक्षण लें, टेक द इकोनॉमिक सर्वे। सामाजिक स्थिति को मापें। तो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में क्या आता है? बच्चे का हाइट, हेल्थ, वेट, बच्चे का जो MUAC है, चेस्ट सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस है, सब आएगा। तो यहाँ पे ना तो IQ लेवल आप चेक करना, ना इकोनॉमिक सर्वे है, ना ही सोशल स्टेटस है। यहाँ पर बच्चे का फिजिकल मेजरमेंट आप चेक करेंगे। क्या करेंगे? फिजिकल मेजरमेंट है जो चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज ANM को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? Why ANM should learn the personal hygiene? तो एक ANM को पर्सनल हाइजीन क्यों सीखनी है? बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए, टू टेक केयर द हाइजीन ऑफ सिक पर्सन, टू केयर द हेल्दी पर्सन, टू ग्रूम हर हिमसेल्फ, या फिर टू मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। तो यहाँ पर एक ANM वर्कर को है जो पर्सनल हाइजीन के बारे में क्यों सीखना है? ताकि आप सिक पर्सन की क्या कर सकें? केयर कर सकें, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए। नेक्स्ट वन इज उदर के कौन से भाग हैं? उदर मतलब स्टमक। विच आर द पार्ट्स ऑफ द स्टमक? ऑप्शन में फंडस बैक पाइलोरिस, फंडस बॉडी पाइलोरिस, अपेक्स बॉडी पाइलोरिस, फंडस बॉडी पाइल। तो जो स्टमक है इसके पार्ट कौन कौन से हैं? फंडस होगा, बॉडी होगा, पाइलोरिस होगा। क्या है? फंडस, बॉडी, पाइलोरिस। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है?
तो कौन सा अंग है जो विच ऑर्गन इज ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस द एंजाइम लाइपेज, लाइपेज का प्रोडक्शन है जो कौन करेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर लिवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स। तो लाइपेज का प्रोडक्शन कौन करेगा? लाइपेज का प्रोडक्शन है जो, लाइपेज का प्रोडक्शन है जो कौन करेगा? पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज। लेकिन यहाँ पर लाइपेज जरूरी क्यों है? लाइपेज है जो जरूरी क्यों है? लाइपेज जरूरी होता है फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए। किसके लिए? फैट के लिए। तो यहाँ पर जो पैंक्रियाज है कौन सा एंजाइम रिलीज कर रही है यहाँ पे? तो वो लाइपेज, और ये फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो लीवर है ये जो वाइल सीक्रेशन है उसको प्रोड्यूस करेगा, लेकिन स्टोर जाके होगा गॉल ब्लैडर में। क्लियर है? नेक्स्ट इज फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? आवरण परत है उसको क्या कहेंगे हम? व्हाट इज कॉल्ड द कवरिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ लंग्स? तो लंग्स की जो आउटर लेयर है वो क्या कहलाएगी? प्लूरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई, फिर जो और टिनी पार्ट होंगे वो कहलाएंगे ब्रोंक्यूल्स, और जो लंग्स की कवरिंग है वो क्या कहलाती है? प्लूरा। क्या है? प्लूरा। प्लूरा है जो क्या कहेंगे हम? लंग्स की लेयर को। प्लूरल डिफ्यूजन मतलब जब फ्लूइड वगैरह इकट्ठा होगा, तो ऐसे ही लंग्स की लेयर क्या है? कवरिंग लेयर, वो है प्लूरा। नेक्स्ट वन इज द मैस्टिकेशन इज, व्हाट इज मैस्टिकेशन? एक्ट ऑफ चिविंग, एक्ट ऑफ डाइजेशन, एक्ट ऑफ गल्पिंग, एक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग। तो यहाँ पर जो मास्टिकेशन की प्रोसेस है, क्या है? मास्टिकेशन की प्रोसेस का मतलब होगा चबाना। क्या? चबाना। जो आपके जबड़े हैं क्या करते हैं? मास्टिकेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज विच हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? तो मूत्र पथ संक्रमण या फिर यूटीआई को रोकने के लिए कौन सी हेल्थ एजुकेशन दी जाएगी? होल्ड द यूरिन एज मच एज पॉसिबल, ये करने को कभी भी एडवाइज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, डू नॉट वॉश द प्राइवेट पार्ट, आप प्राइवेट पार्ट आपको वॉश करने हैं ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, डू नॉट कट द प्यूबिक हेयर। तो यहाँ पर पर्सनल हाइजीन में आपके आ जाएंगे, लेकिन कहा गया है यूरिन इन्फेक्शन को, यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यूरिन को लंबे टाइम तक होल्ड ना करें। जब भी आपको यूरिन पास करना है, सुसु जाना है, तो आप जाएं। हाँ, यदि कुछ इमरजेंसी वगैरह है कि आप ऐसी जगह जहाँ पे वॉशरूम ना हो तब होल्ड कर सकते, लेकिन लंबे टाइम के लिए होल्ड ना करें, क्योंकि इससे ब्लैडर पे आपके प्रेशर पड़ेगा, इन्फेक्शन होने का रिस्क भी आपको रहेगा। नेक्स्ट इज अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिसमें त्वचा में संक्रमण हो जाता है? ड्यू टू इम्प्रॉपर स्किन हाइजीन, व्हाट हैपन्स दैट कॉज द स्किन इन्फेक्शन? क्लॉगिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, ब्रेकिंग ऑफ द स्किन हेयर्स, ड्राइंग ऑफ द स्किन, क्रैकिंग ऑफ द स्किन। तो यदि आपने अपनी स्किन की हाइजीन प्रॉपर नहीं की, हाथ पैर अच्छे से नहीं धुले, तो आपको क्या होगा? आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जो पसीना बाहर निकालती हैं वो क्या हो जाएंगी? क्लॉग हो जाएंगी, मतलब बंद हो जाएंगी, जाम। वहाँ पे क्या होगा? पसीना भर जाएगा, जिसके कारण वो क्या होंगी? जाम हो जाएगा, और जो स्वेट आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है वो नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर स्किन इन्फेक्शन को कॉज करेगा। तो अब यहाँ पर स्किन इन्फेक्शन के लिए आपको क्या है जिससे आप हो सकता है? तो वो क्लॉगिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या फिर जाम हो जाना। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन? तो इनमें से मेंटल हेल्दी पर्सन की क्या निशानी है, क्या लक्षण है? यूज ऑफ मोर डिफेंस मैकेनिज्म, लिविंग इन द पास्ट कॉन्स्टेंटली, नेग्लेक्टिंग ऑन लिमिटेशन, गुड फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। तो एक हेल्दी पर्सन के बीच में, हेल्दी पर्सन की विशेषताओं में क्या होगा? तो ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म कोई भी हेल्दी होता है वो नहीं अपनाएगा कि अपने आप को ब्लेम करे, दूसरों को ब्लेम करे, या फिर पास्ट में, अतीत में लंबे टाइम तक रहना, अपनी ज़रूरतों को, अपनी उम्मीदों को लेके क्या करना? निगलेक्ट करना। तो ये सब जो मेंटल हेल्थ है इसकी निशानी नहीं, लेकिन अच्छी दोस्ती, अच्छे रिलेशनशिप, मतलब पर्सन क्या है? मेंटली हेल्दी है। एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करती है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, क्या कहलाएगी?
What is the innate response that the mind unconsciously used to cope with situation that cause anxiety or distress? It's called. तो ऐसी सिचुएशन जब आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको कोई भी आपके सामने इस तरीके का डर, ऐसी स्थिति है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है क्या है, काम करता है, उस डर से निपटने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फ्लाइट रिस्पॉन्स या फिर सुपर ईगो। ये कहलाएगा आपका डिफेंस मैकेनिज्म। क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे टाइप की होती हैं, तो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट इज गलत समायोजन की विशेषताएं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माल एडजस्टमेंट? तो माल एडजस्टमेंट की यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं? आपसी स्कूल, अस्वीकृत नशीली दवाओं का दुरुपयोग और नशा करना, विड्रावल, स्कूल रिजेक्शन, ड्रग एब्यूज, एक्सेप्टेंस, डेली लाइफ वर्क, मूड स्विंग्स, लाफिंग मूड स्विंग, हाई मॉरल वैल्यूज और हेयर केयर। यहाँ पर माल एडजस्टमेंट की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो माल एडजस्टमेंट में आपका आएगा, किसके कारण माल एडजस्टमेंट होगा? तो होगा विड्रावल, स्कूल से रिजेक्ट होना, ड्रग एब्यूज करना, गलत संगति में पड़ना। ये सब किसकी विशेषताएं होंगी? ये होंगी आपकी किसके लिए? माल एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड प्रोमोटिंग अ हेल्थी लाइफ स्टाइल इन चाइल्डहुड? टर्सरी में, सेकेंडरी में, प्राइमरी में कि प्रीमोडियल में? तो ये आपकी आएगा प्राथमिक में और प्राइमरी में। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस चरण को संचारण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेप कैन बी कंसिडर्ड एज द स्टेप ऑफ ब्लॉकिंग द चैनल ऑफ ट्रांसमिशन? तो कौन से स्टेप के लिए यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा कि कोई भी ट्रांसमिशन है या फिर उसको रोका जा सकता है? इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ फूड हाइजीन, नोटिफिकेशन ऑफ द डिसीज, सर्वेलेंस ऑफ द डिसीज या लैब टेस्ट ऑफ द सिक पर्सन। यहाँ पे ब्लॉक करने की बात की जा रही है कि जिस भी चीज़ से ट्रांसमिशन हो रहा है किसी डिसीज़ को, उसको रोकने की बात की जाती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? फूड स्टैंडर्ड की हाइजीन को हम बढ़ाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसमिशन रोकना है किसी भी बीमारी का, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ट्रांसमिशन किसी भी प्रॉब्लम का, तो आपको क्या करना है? इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ फूड हाइजीन। नेक्स्ट वन इज कुकर खांसी, पर्ट्यूसिस और बूफिंग कफ और सॉन्डेड कफ के संचरण का तरीका क्या है? व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस और बूफिंग कफ? कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? तो पर्ट्यूसिस और जो बूफिंग कफ है जनरली 2 साल से कम एज के ग्रुप के बच्चों को होगी। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया है जो इसको कॉज करेगा, और इसका जो मेन जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 2 साल से कम एज के बच्चे। और ये होगी कैसे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, कफिंग के द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है खसरा का कारक जीव क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स, स्ट्रेप्टोकोकल बैसिलाई, इकोलाई, ग्राम नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकल बैसिलाई, सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप्ड आरएनए वायरस में 1 सीरोटाइप। तो यहाँ पर खसरा का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप्ड आरएनए वायरस विद 1 सीरोटाइप। व्हाट इज द मेन साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? टीबी का जो मेन लक्षण है वो क्या है? क्षय रोग का। कफिंग मोर देन 3 वीक्स, 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी। कफिंग ओकेजनली, कफिंग ओनली एट नाइट या फिर माइल्ड कफिंग। तो जो टीबी है इसका मेन जो पॉजिटिव एजेंट क्या है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यहाँ पर डॉट्स ट्रीटमेंट है जो यूज़ किया जाता है। लेकिन क्षय रोग का जो मुख्य लक्षण पूछा गया है तो वो 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, रात में बुखार आना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या होगा वो होगा ट्यूबरक्लोसिस। एक्सरे करवाएंगे तो कौन से फोकाई देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत। हु इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग इन द पेशेंट हिस्ट्री? जब आप पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या होगा? पेशेंट रिलेटिव, केस फाइल ऑफ पेशेंट, मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम या फिर पेशेंट हिमसेल्फ। प्राइमरी सोर्स हमेशा पर्सन ही रहेगा जो बीमार है। क्या जो बीमार है वो कहलाएगा प्राइमरी सोर्स, और बाकी जो दूसरे अदर इन्फॉर्मेशन दें आप देख के इन्फॉर्मेशन दें सेकेंडरी सोर्स में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज
हाइपॉक्सेमिया क्या है? व्हाट इज द हाइपॉक्सेमिया? रक्त में ऑक्सीजन का स्तर निम्न होना, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, लो लेवल ऑफ ब्लड इन द बॉडी, या फिर लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो यहाँ पर हाइपॉक्सेमिया का मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी का कम होना। यदि हाइपॉक्सिया कहेंगे तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ब्लड में यदि ऑक्सीजन की कमी है तो हाइपॉक्सेमिया। फॉर असेसिंग द लंग साउंड ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन विच मेथड इज यूज्ड? फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे जब आप लंग्स को चेक करते हैं तो ये कौन सी मेथड है? ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परकशन या फिर ऑस्कल्टेशन? यहाँ पर ये मेथड आपकी कहलाएगी ऑस्कल्टेशन, क्योंकि आप लंग्स के साउंड को सुनने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लंग्स के साउंड को सुनने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट इज, पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है? ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, हाउ अ नर्स वुड आइडेंटिफाई वेदर इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड और गैस और सॉलिड? ऑब्जर्वेशन से, ऑस्कल्टेशन से, लिसनिंग द साउंड बाय ईयर्स या फिर परकशन से? ऑब्जर्वेशन से पर्सन को आप देखेंगे, ऑस्कल्टेशन से साउंड वगैरह सुनेंगे आप, लेकिन जो आपका ऑर्गन आपको देखना है कि ये गैस बन रही है पेट में, कि पर्सन के पेट में फ्लूइड भरा है, कि गैस है कि सॉलिड है। तो ये कैसे पता चलेगा? परकशन से। किससे? बाय द परकशन। नेक्स्ट इज, कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहेंगे? व्हाट इज द वीक डिफिकल्ट टू पाल्पेट पल्स कॉल्ड? जो पल्स वीक है और पाल्पेट करना डिफिकल्ट है वो कौन सी कहलाएगी? रेगुलर, थ्रेडी, बाइजेमिनल या फिर डाइक्रोटिक? और तो यहाँ पर जो आंसर होगा कमजोर है, बहुत ज़्यादा पाल्पेट करना मुश्किल है, तो वो कहलाएगी थ्रेडी पल्स। कौन सी? थ्रेडी पल्स। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का सेक्यूला है? इनफर्टिलिटी, हेमरेज, यूट्राइन परफोरेशन या फिर सर्वाइकल इंजरी? तो यहाँ पर सेक्यूला की बात की जा रही है अबॉर्शन के, मिसकैरेज के, वो होगा यहाँ पर हेमरेज और ब्लीडिंग। क्या है? ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज, उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहाँ रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होगी? What is the terminology that is used when the person is lying down and feels the breathless? यहाँ पर वो होगी आपकी ऑर्थोपनिया। क्या है? ऑर्थोपनिया। डिस्निया में तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑर्थोपनिया में लेटने में दिक्कत होना, स्लीप एपनिया में सोने में आप जब खर्राटे लेंगे, वो एपनिया का मतलब है सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, सांसों का रुकना ही। तो यहाँ पर एपनिया, स्लीप एपनिया, ऑर्थोपनिया, लेटने में जब आपको सांस लेने में दिक्कत होगी वो कहलाएगा ऑर्थोपनिया। डिस्निया का मतलब होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट इज, संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाएगा? व्हाट इज द डिस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग आफ्टर इट हैज बीन वैकेटेड बाय अ पेशेंट हु हैज कंटेजियस डिसीज? यदि किसी मरीज को कंटेजियस डिसीज थी, कम्युनिकेबल डिसीज थी, तो जब वो डिस्चार्ज होगा अपने घर जाएगा, उसके बाद रूम को पूरा क्लीन किया जाएगा, तो वो क्या है? डिसइंफेक्शन है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन है, एसेप्सिस है कि एसेप्टिक टेक्निक है? यदि किसी पर्सन का डिस्चार्ज हो गया तब उसके रूम को क्लीन किया जाता है, तो ये कहलाएगा टर्मिनल डिसइंफेक्शन। क्या है? टर्मिनल डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट वन इज, भ्रूण के जीवनक्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को क्या कहा जाता है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटस बिकम वायबल इज कॉल्ड। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब फीटस वायबल मतलब जिंदा रहने की हालत में नहीं है, मतलब बिफोर वायबल स्टेज में है, वो क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन, अबॉर्शन, ओव्यूलेशन या फिर लेबर? लेबर की तो जो प्रोसेस होगी जब बच्चा बाहर आएगा उस टाइम पे। ओव्यूलेशन का मतलब है कि जो oogenesis की प्रोसेस है उसमें एग का रिलीज होना। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि बच्चे का फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवम स्पर्म मिल गए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, और उस फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस में जाके वो क्या होंगे? जमेंगे। इम्प्लांटेशन होगा जहाँ पर ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पे कहा है कि बिफोर वायबल जो टर्मिनेट हो जाए प्रेगनेंसी, वो क्या कहलाएगी? अबॉर्शन और गर्भपात।
नेक्स्ट इज NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती हैं? अकॉर्डिंग टू NIPI गाइडलाइन फ्रॉम विच मंथ द आयरन टेबलेट आर स्टार्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। शुरू के टाइम में पूछें तो फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन 4 महीने की जब प्रेगनेंसी होती है तब आयरन दिया जाना स्टार्ट किया जाता है, ताकि माँ बच्चे दोनों को हम एनीमिया से प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जो ब्लड लॉस होगा, यदि मान लीजिए माँ एनीमिक है तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। इसीलिए क्या किया जाएगा, चौथे महीने से आयरन की टेबलेट दी जाना स्टार्ट होंगी। फॉलिक एसिड एज सून एज पॉसिबल प्रेगनेंसी डायग्नोस ये तब से दिया जाता है। नेक्स्ट इज MTP अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक है? अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ऑफ MTP एक्ट 1971 अबॉर्शन इज अलाउड ओनली अप टू विच वीक? किस वीक तक अबॉर्शन करवाने की अनुमति दी जाती है? था बट नाउअडेज 24 वीक है, जो हो गया है कितना 24 हफ्तों तक हो गया। पहले 20 वीक की प्रेगनेंसी थी, अब 24 वीक की प्रेगनेंसी तक को MTP एक्ट के तहत टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कौन सा हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? विच इज नॉट द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम। प्रीडिस्पोजिंग का मतलब है कि जो प्रेगनेंसी नोजिया वॉमिटिंग होती है उसको और बढ़ावा देने का काम कौन करेगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीमी पैरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर माल न्यूट्रिशन। तो जो हाइपर एमएसएस ग्रेविडम प्रेगनेंसी विद नोजिया वॉमिटिंग होती है वो जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहती है। प्रीमी जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो उसमें देखने को मिलेंगी, लेकिन कुपोषण में देखने को नहीं मिलेगी। इसमें कुपोषण और जो माल न्यूट्रिशन है उसमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आर देयर? तो यहाँ पर एक ग्रेड वाइज पूछा गया है, तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 प्लेसेंटा प्रीविया होता है जनरली 4 टाइप का। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड है जो ग्रेड में जब प्लेसेंटा क्या होगा, जो सेंटर पार्ट की जगह है जो सीधा सर्वाइकल उसको कवर कर लेगा तब। नेक्स्ट इज प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस की जांच करनी पड़ती है? हाउ मेनी क्लींस हैव टू बी चेक्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द लेबर? लेबर के टाइम पे इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो क्लींस अपनाए जाते हैं वो होते हैं टोटल 7 क्लींस। कितने? 7 क्लींस। अपगार स्कोर 4 to 6 को नवजात में क्या माना जाता है? अपगार स्कोर ऑफ 4 to 6 इज कंसिडर्ड एज व्हाट इज द न्यूबॉर्न। तो अपगार स्कोर 8 से ज़्यादा होती है मतलब बच्चा फुली हेल्दी है, फुली हेल्दी है। 10 तक मैक्सिमम स्कोरिंग होती है। यदि 4 से 6 दे दी मतलब कि बच्चा क्या है, माइल्ड डिप्रेस है। कितना? माइल्ड डिप्रेस है। क्लियर है? माइल्ड मॉडरेट सीवियर होगा तो यहाँ पे 4 से 6 मतलब क्या है, माइल्डली डिप्रेस्ड और हल्का तनाव है। नेक्स्ट इज नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहन करना चाहिए? In order to maintain body temperature of newborn, what has to be encouraged? Skin to skin contact with mother, putting baby to rubber seat, keeping the baby near window, putting baby near the cold walls. विंडो कोल्ड वॉल्स में लपेटेंगे रबर सीट में तो बच्चे को ठंडक लगेगी। और जो हाइपोथर्मिया से बचाने का काम करने की बात की जा रही है तो वो होगा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से। इसको हम कंगारू मदर केयर कहेंगे, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जाता है? Which disease can be prevented in the newborn by using sterilized instrument and cord ties during the delivery? तो डिलीवरी के टाइम पर कॉर्ड को टाई कर दिया जाता है। आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर किससे प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंट होगा यहाँ पर प्रिवेंट होगा टिटनस। क्या होगा? टिटनस। न्यूनेट्रम के थ्रू कंजक्टिवाइटिस होगा। यहाँ पर टिटनस को प्रिवेंट करने के लिए पूरे इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करके रखा जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इनमें से पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा है? फीटल मूवमेंट,
चेंजेस ऑफ द यूट्रस, ब्रेस्ट चेंज, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस हो सकती, ब्रेस्ट चेंज हो सकता है, यूट्रस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फीटस का जो मूवमेंट है वो ओनली प्रेगनेंसी में ही फील होगा। कब? प्रेगनेंसी में ही फील होगा। तो पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? फीटल मूवमेंट। नेक्स्ट इज पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? इन पार्टोग्राफ डायलिटेशन ऑफ यूट्रस इज डिपिक्टेड बाय विच सिंबल? एक्स, वाई, जेड या फिर ए? तो जो सिंबल अपनाया गया है वो है एक्स। कौन सा? सिंबल एक्स। नेक्स्ट इज बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? डिलीवरी ऑफ द बेबी हैपन्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर? कौन सी स्टेज में डिलीवरी होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ में? बच्चे की डिलीवरी प्रसव के दूसरे चरण में होती है। किसमें? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। पहली में तो सर्विक्स का डायलिटेशन होगा, दूसरे में बच्चा बाहर आएगा, तीसरे में प्लेसेंटा बाहर आएगा और चौथी स्टेज में आप ऑब्जर्व करेंगे माँ और बच्चे को। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन प्रसव के चौथे चरण के संबंध के रूप में नहीं दिया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन एज द मैनेजमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या है जो नहीं किया जाता? पेरिनियल वॉश दी जाती है माँ को, असिस्ट फॉर ब्लीडिंग पल्स एंड बीपी तो ये भी चेक किया जाता है, टू ऑब्जर्व मदर स्किन कलर एंड बॉडी कंडीशन तो ये भी चेक किया जाएगा, लेकिन टू असिस्ट प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड तो चौथी फेज में प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्डों को आप क्या मैनेज करेंगे? क्योंकि ये तो ऑलरेडी बाहर आ गए हैं। क्या है? तो ऑलरेडी बाहर आ गए हैं तीसरी फेज में ही। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा टू असिस्ट प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट इज ओलिगोहाइड्रोमनियस क्या है? व्हाट इज द ओलिगोहाइड्रोमनियस? एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से अधिक है, एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से कम है, एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम है या फिर एमनियोटिक द्रव 300 ml से अधिक है। तो यहाँ पर ओलिगोहाइड्रोमनियस में जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है वो होता है 300 से 500 ml तक के बीच में कम चला जाए। यहाँ पर भी वही होगा, ओलिगो मतलब कमी हो गई, पॉली कहते तो 2000 ml से ज़्यादा हो गया। तो एमनियोटिक द्रव है जो फ्लूइड है ये कितना है? 300 ml से भी कम है। नेक्स्ट इज गर्भावस्था के 36वें सप्ताह में गर्भाशय को शरीर के किस अंग में पहुंचता है? एट 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यूटेराइन फंडस रीच विच पार्ट ऑफ द बॉडी? सिम्फाइसिस प्यूबिस, एक्सिफेस स्टर्नम, बिटवीन अम्बिलिकस एंड एक्सिफेस स्टर्नम या फिर नाभि। 36 वीक की प्रेगनेंसी में जो बॉडी पार्ट है कहाँ तक यूटेराइन फंडस किस बॉडी पार्ट तक पहुँचेगी? एक्सिफेस स्टर्नम तक, मतलब चेस्ट तक, जो स्टर्नम का सबसे लोअर पार्ट है वहाँ तक। नेक्स्ट इज पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? ड्यू टू प्रेशर इन द पेल्विक वेन विच साइन इज यूजुअली फाउंड इन प्रेगनेंसी? बैक एक, वेरिकोज वेन, कॉन्स्टिपेशन या फिर हार्टबर्न। जो साइन देखने को मिलता है वो होगा वेरिकोज वेन। क्या है? वेरिकोज वेन। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? 6, 8, 10 या फिर 12? क्वेश्चन है एट विच वीक प्लेसेंटा इज कम्प्लीटली फॉर्म? तो प्लेसेंटा जनरली बनता है कब? 12 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहां एंडोमेट्रियम अधिक संभवनीय हो जाती है, बहना शुरू हो जाएगा? फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर द एंडोमेट्रियम बिकम्स मोर वैस्कुलर में स्टार्ट टू सेट। तो ये कौन सी फेज है? कहलाएगी सेक्रेटरी फेज। कौन सी? सेक्रेटरी फेज। नेक्स्ट इज मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोषक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? तो एब्जॉर्बेंट सैनिटरी पैड होते हैं, पीरियड्स में हर एक लड़की अपनाती है। तो यदि आपको क्या करना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करके रखना है तो कितने घंटे में आपको पैड चेंज करना होगा? एवरी 2 आवर, एवरी 4 आवर, एवरी 1 आवर या फिर एवरी 8 आवर? तो एटलीस्ट आपको हर 4 घंटों में पैड को चेक करना होगा। क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है आपका जुड़वा गर्भावस्था, दैट मीन्स ट्विन प्रेगनेंसी। सेकंड ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फीटस हेल्दी, भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना।
बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विथ सीरियस हैंडीकेप। लास्ट ऑप्शन है रिस्क ऑफ डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। तो यहाँ पर किस केस में, यहाँ पर है जो किस केस में आपका एमटीपी एक्ट के तहत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। एमटीपी एक्ट के तहत कुछ कंडीशंस होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत कि जब बच्चा क्या हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, उस केस में। सेकंड थिंग है कि यदि बच्चे को कुछ भी कंजेनाइटल मतलब गर्भ में ही, यूट्रस में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ बच्चा हैंडीकेप पैदा हो सकता है, या फिर बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो बाद में आके भी ठीक नहीं होगी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट के तहत कंसीडर नहीं की जाएगी। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फीटस हेल्दी। यदि फीटस हेल्दी या यूएसजी करके देखा तो इस केस में भी अबॉर्शन नहीं किया जाएगा। फिर है बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम। तो एमटीपी एक्ट के तहत इंडिकेशन माना जाएगा कि बच्चा यदि बॉर्न होता है तो उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो कि ट्रीटेबल नहीं है। इस केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। रिस्क ऑफ डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन है, कोई रिस्क नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी होगी, आपको कुछ प्रॉब्लम से पहले से ही, तो आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए तो ये कोई रीज़न नहीं होगा। सो एमटीपी एक्ट के तहत, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत किस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा, जब बच्चे को पैदा होता है यदि, तो उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो कि बच्चे को वो ट्रीटेबल नहीं होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विच सिम्टम में बी सीन इन द प्रेग्नेंट वुमन विद द जेस्टेशनल डायबिटीज। यदि माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, क्या है, माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मतलब प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। उस प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली मदर में यदि जो बच्चा होता है उसमें क्या सिम्टम होंगे। हाई वेट ऑफ द फीटस, लो वेट ऑफ फीटस, नॉर्मल डिलीवरी या फिर नॉर्मल प्लेसेंटा। तो जब यदि माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में, यदि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ है, तो क्या होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा, हाई बर्थ वेट का, बच्चे का वजन है जो क्या होगा, ज़्यादा होगा। डायबिटीज़ वाली माँ होती है, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो 4 kg से ज़्यादा के ही रहते हैं। और बेस्ड ऑन यदि हम बच्चे के वेट की बात करें तो जो प्लेसेंटा का वेट भी है वो 1/6 ऑफ द बेबी वेट होगा। यदि बच्चे का वजन 2.5 to 3.5 kg हम कंसीडर करते हैं तो 1/6 बच्चे का वजन, उसका 6वें गुना जो वजन होगा किसका होगा, प्लेसेंटा का। तो ऐसे केस में ना तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, ना ही नॉर्मल प्लेसेंटा रहेगा, और ना ही बच्चे का वजन लो वेट ऑफ फीटस होगा। ऐसे केस में क्या होगा, मैक्रोसोमिया वाले बेबीज हैं जो डिलीवर होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, हाई वेट ऑफ द फीटस। नेक्स्ट वन इज, कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है। विच वन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज का पॉइंट यहाँ पे कौन सा नहीं है। हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल पर्सनल, हेल्थी स्कूल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव सर्विसेज फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर स्कूल हेल्थ सर्विसेज हमने पढ़ा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, जीएनएम वालों ने पढ़ा, बीएससी वालों ने पढ़ा, एएनएम वालों ने भी पढ़ा है। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में बच्चों का स्कूल में चेकअप वगैरह किए जाते हैं, आयरन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, कृमिनाशक दवाएं दी जाती हैं, अल्बेंडाजोल वगैरह दिया जाता है, स्कूल का एनवायरनमेंट हेल्दी रखा जाता है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, मिड डे मील प्रोग्राम्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव सर्विसेज फॉर हेल्थ स्कूल सर्विसेज में आपकी इंक्लूड नहीं होंगी। किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवाएं स्कूल में नहीं दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है। व्हाट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशनल सर्विसेज अंडर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत कौन सा पार्ट आएगा, मिड डे मील एट स्कूल, टीचर्स ट्रेनिंग फॉर फर्स्ट एड, पर्सनल हाइजीन या फिर एनवायरमेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल सर्विसेज की बात की जा रही है जो कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आएगा, होगा मिड डे मील प्रोग्राम एट द स्कूल। क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम एट स्कूल। नेक्स्ट इज, स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार
नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए? अकॉर्डिंग टू स्कूल हेल्थ कमिटी 1961, हाउ शुड बी नर्सरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स मोस्ट प्रोबेबली? मल्टीपल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, डबल स्टोरी या फिर सिंगल स्टोरी? तो जो 1961 के तहत स्कूल हेल्थ कमेटी रही, उसके तहत जो स्कूल हैं, जो नर्सरी स्कूल हो गए या फिर सेकेंडरी स्कूल हो गए, तो उनकी प्रेफरेंस किस बेस पे की जाएगी? एक मंजिला, मतलब जो बिल्डिंग से वो क्या रहे, सिंगल रहे। सिंगल बिल्डिंग का मतलब है यहाँ पर एक मंजिला रहना, जिससे बच्चों के एक्सीडेंट का जो खतरा है वो क्या रहे, कम रहे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। नेक्स्ट इज, एक चिकित्सा अधिकारी को प्रति वर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए? हाउ मेनी चिल्ड्रन पर ईयर शुड बी अ मेडिकल ऑफिसर कवर अंडर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत एक मेडिकल ऑफिसर कितने बच्चों को कवर करेगा? ऑप्शन में है 1000 to 2000, 3000 to 4000, 5000 to 6000 या फिर 7000 to 8000। तो जैसे आपका एज अ ANM या फिर एज अ आशा वर्कर के तहत जो होम विजिट या जो की जाती है कि एटलीस्ट इतनी की जानी है, वैसे ही यहाँ पर भी है कि क्या करना है आपको? 5000 से 6000, 5000 से 6000 हर एक जो एक चिकित्सा अधिकारी होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, वो क्या करेगा? एक साल में एटलीस्ट स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के तहत 5000 से 6000 बच्चों को कवर करेगा। नेक्स्ट इज, स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग वीक की बात की जा रही है। एवरी ईयर जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं? फर्स्ट वीक ऑफ मई, फोर्थ वीक ऑफ मई, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फोर्थ वीक ऑफ अगस्त। मलेरिया मंथ कहें तो जून है। यदि आपको पूछते हैं स्तनपान के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो वो होगा अगस्त का पहला वीक। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से जो ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति जागरूकता, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को क्या लाभ है, बच्चे को क्या लाभ है, सोसाइटी को क्या लाभ है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपकी आएंगी। नेक्स्ट वन इज, जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय के केवल माँ का दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक टर्म पूछा गया है, what is the term used when the infant only receives breast milk without any additional food or drink, not even the water? तो ये क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो यदि जब बच्चा ओनली माँ का मिल्क बस पीता है, इवन पानी भी नहीं पिएगा, वो कहलाएगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की एज होती है 6 मंथ तक, कितना? 6 महीने तक। आप इसके 6 महीने के बाद जब बच्चा हो जाए, ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं 2 साल की एज तक, लेकिन उसके साथ में आप खाना पीना भी खिला सकते हैं। वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी वीनिंग। अगला क्वेश्चन है आपको, स्तनपान के फायदों में से कौन सा नहीं है? विच इज़ नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज कौन सा नहीं है? हेल्थ बॉन्डिंग एंड डेवलपमेंट, हेल्थ डिले अ न्यू प्रेगनेंसी, कॉस्ट मोर देन आर्टिफिशियल फीडिंग, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो एडवांटेज पूछे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, तो ब्रेस्ट फीडिंग बॉन्ड डेवलप करेगा माँ बच्चे के बीच में, न्यू प्रेगनेंसी को डिले करने में भी हेल्प करेगा। एक ऐसे लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, जब बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होगा तब वो क्या करेगा, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ जो LAM मेथड है वो काम करेगी। और जो कॉस्ट है यहाँ पे बिल्कुल चीप होती है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल फीडिंग। नेक्स्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो यस, माँ के दूध में ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन रहेंगे जो बच्चे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे, बार बार डायरिया वगैरह नहीं होगा जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं एज कम्पेयर टू बॉटल फीड के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा। ऐसा नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क है सबसे चीप है, ना आपको बॉटल्स खरीदनी है, ना उनको वॉश करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा फीड कराना है। तो क्या होगा यहाँ पर, बहुत ही चीप मेथड है और नेचुरल मेथड है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से बच्चे को स्तनपान के लिए रखने का कौन सा तरीका उपयुक्त है? फ्रॉम फॉलोइंग विच इज द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ होल्डिंग द बेबी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग? होल्ड ओनली नेक, होल्ड बेबीज लोअर पार्ट, होल्ड बेबी इन अपराइट पोजीशन, या फिर पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़ें। तो यहाँ पर है कि बच्चे को जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो एक मेथड होती है कि गोदी में लिटा के और बच्चे को पूरी बॉडी को सपोर्ट करके, स्पेशली हेड को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा?
होल्ड बेबी गिविंग सपोर्ट टू होल बॉडी, बच्चे को इस तरीके से पकड़ना है कि उसकी पूरी बॉडी पे सपोर्ट रहे। क्लियर। एक और क्वेश्चन आपको आता है कि जो भी माएँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो लेट के कराने के लिए मना क्यों किया जाता है। तो लेटने लाइंग डाउन जो पोजीशन अपनाई जाती है उसमें यदि इनकेस माँ की नींद लग जाती है, बच्चे ने ब्रेस्ट को छोड़ दिया दूध पीते पीते, तो इनकेस जो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के कान में जा सकता है, कहाँ पे बच्चे के कान में जा सकता है वो ब्रेस्ट मिल्क, और जिसके कारण बच्चे को ओटाइटिस मीडिया या फिर ओटाइटिस इंटरना की प्रॉब्लम होगी, मतलब कान में इन्फेक्शन होने का डर बना रहेगा। इसीलिए जो लेटने वाली मेथड है उसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट इज सिरिंज का वह भाग जहाँ सुई सिरिंज के साथ फिट होती है। द पार्ट ऑफ द सिरिंज वेयर द नीडल फिट्स विद द सिरिंज, नोजल, बैरल, पिस्टन या फिर स्टाइलेट। तो जहाँ पे मेडिसिन भरी जाती है, जो सिरिंज के पार्ट होते हैं, क्या है, सिरिंज के पार्ट होते हैं, तो उनमें से कौन सा पार्ट है जिसमें क्या है, जो सुई है सिरिंज के साथ अटैच होगी, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा, वो कहलाता है नोजल। क्या है, नोजल। और जो प्लंगर है, क्या, जिसको हम प्लंगर कहेंगे, जिससे आप पीछे की तरफ खींचेंगे। बैरल, जहाँ पे मेडिकेशन भरी जाएगी, जहाँ पे मेडिकेशन रहेगी 5 ml 10 ml की सिरिंज, वो पार्ट कहलाता है बैरल। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रम के बाद आने वाले स्तन के दूध को क्या कहेंगे। द ब्रेस्ट मिल्क विच कम्स आफ्टर द कोलेस्ट्रम। तो इनिशियल 3 days तक तो कोलेस्ट्रम जो डार्क येलो कलर का रहेगा वो कहलाएगा। फिर आफ्टर दैट जो ब्रेस्ट मिल्क आएगा कोलेस्ट्रम के बाद वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ट्रांजिशनल मिल्क। क्या है, ट्रांजिशनल मिल्क। नेक्स्ट इज यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहा जाएगा। जब मेडिकेशन अंडर द टंग रखी जाएगी वो रूट क्या कहलाता है। इनहेलेशन, इनहेलेशन तो आप जो नोज से देंगे वो इंस्टलेशन, जो आप कान में या फिर आइज में डालेंगे वो मेडिकेशन है। फिर टॉपिकल मतलब जो आप पेस्ट वगैरह रब करेंगे वो हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है आपका सबलिंगुअल, तो अंडर द टंग जो भी मेडिकेशन देंगे वो होगी सबलिंगुअल, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट वन इज दवाई देने से पहले कितनी बार इसकी जांच की जानी चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स द ड्रग शुड बी चेक्ड बिफोर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी मेडिसिन के कितनी बार चेक किया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पे 1, 2, 3 या फिर 4, तो कितने बार चेक किया जाता है, 3 बार। कितने बार, 3 बार। नेक्स्ट इज बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाएगा। कॉमन ड्रग यूज्ड फॉर फीवर, मेट्रोजिल, ORS, क्लोमेट्रेजोल, डोमस्टेल, रेनिटिडिन, पेरिफोनोर, सिट्रजिन, कोल्डेस, एविल। तो सिट्रजिन, कोल्डेस, एविल ये आपकी सब एलर्जी में दी जाएंगी। डोमस्टेल, रेनिटिडिन जब गैस वगैरह बनेगी तब दी जाएंगी। ORS दिए जाएंगे मेट्रोजिल जब डायरिया हो रहा हो। फिर है पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक एस्पिरिन, मेफ्टोमाइन एसिड, मेफेनेमिक एसिड भी जिसको आप कहेंगे, तो ये चारों दी जाती हैं। पैरासीटामोल होगा, डाइक्लोफेनिक होगा, एस्पिरिन होगा, मेफेटामिन एसिड और मेफेनेमिक एसिड हो गया, ये चारों दी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज अधर स्तोचीय इंजेक्शन देते समय सुई का त्वचा से कितना कोण होना चाहिए। व्हाट शुड बी विद द स्किन वाइल इंजेक्शन, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इंजेक्शन आप यदि स्किन पे देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, तो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। 90 डिग्री यदि हम बात करें 90 डिग्री तो इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस तो 45, यदि बात करें इंट्रावीनस तो 25, फिर यहाँ पे बात करते हैं हम इंट्राडर्मल तो 15 डिग्री। नेक्स्ट इज उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहते हैं। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीट द वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग को ट्रीट करने वाली ड्रग कौन सी है। एंटी एल्मेंथिक, तो एल्मेंथिक इन्फेक्शन के लिए है जो कृमिनाशक दवा है वो एल्बेंडाजोल। लेग्जेटिव, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए दी जाएंगी। एंटी एमेटिक, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए दी जाएंगी। एंटी एमेटिक वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दी जाएंगी।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन। यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए कौन सी ड्रग दी जाएंगी? डायूरेटिक्स, लैक्सेटिव, एंटीएमेटिक या फिर एंटीबायोटिक। जो ड्रग दी जाएंगी जो यूरिन है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए वो क्या होंगी? डायूरेटिक्स। जब भी आईसीपी वगैरह बढ़े या फिर ज़्यादा फ्लूइड हो जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है? विच इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है? टू प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट, टू प्रिजर्व द लाइफ, टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी या फिर टू पुट द इंजर्ड अंडर मेडिकल केयर एट द अर्लीस्ट। तो यहाँ पर है कि घायलों के उपचार के लिए कौन सा पॉइंट नहीं है। तो कभी भी जब भी फर्स्ट एड के प्रिंसिपल प्रिवेंट फर्दर इंजरी, इंजर्ड पर्सन को तुरंत मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट देना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि नहीं ऑब्जेक्ट फर्स्ट एड का। टू प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट, एज अर्ली एज पॉसिबल होता है वो ट्रीटमेंट फर्स्ट एड में आएगा, ना कि लंबे टाइम तक खींचना। नेक्स्ट इज आमतौर पर कोहनी और टखनों जैसे जोड़ों पर बंधी हुई पट्टियों को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टाइप ऑफ बैंडेज यूजुअली टाइड एट द जॉइंट सच एज एल्बो एंड एंकल कॉल्ड। तो जो भी बैंडेज हैं जो एंकल और एल्बो जॉइंट्स के यहाँ पे बनती हैं वो क्या है? कैपलाइन, फिगर ऑफ 8, स्पाइका या फिर रिवर्स स्पाइका। ये क्वेश्चन हमने एएनएम के सॉल्व पेपर में ही पढ़े हुए हैं, जो कि यूपी एनएचएम के पेपर थे। तो यहाँ पर जो एल्बो और एंकल के यहाँ पे जॉइंट्स पे टाइट की जाएंगी बैंडेज वो कहलाएंगी फिगर ऑफ 8 बैंडेज। क्या है? फिगर ऑफ 8 बैंडेज। नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टाइप ऑफ वुंड अकर्ड फ्रॉम शार्प इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो जब भी आपको घाव किसी नुकीले इंस्ट्रूमेंट से लग जाए, चाकू से लग जाए या फिर कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से लग जाए, तो वो क्या कहलाएगा? इंसिस्ड वुंड, लेसरेटेड वुंड, कंट्यूज्ड वुंड या फिर पंचर वुंड। तो पंचर वुंड तो वो होगा जब आपको कोई भी वुंड है, क्या हो, किसी भी तरीके से आपकी बॉडी के फ्लूइड वगैरह जब लीकेज होने लगे वो कहलाएंगे पंचर वुंड में। कंट्यूज्ड मतलब जैसे कि आप कहीं जाके टकरा गए, आपकी जिसको हम फूलने स्किन का फूलना कहेंगे वो होगा। फिर है लेसरेटेड वुंड, मतलब आप कहीं गिर जाएँ, छिल कट जाएँ, वो होगा। लेकिन जब वुंड आपको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगता है तो वो कहलाएगा इंसिस्ड वुंड, जैसे कि चाकू से लगा हुआ घाव। नेक्स्ट इज जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे को क्या कहा जाता है? द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड। तो जन्म से 1 साल तक की बच्चे की उम्र को क्या कहेंगे? न्यूनेट, इन्फेंट, न्यूबॉर्न या फिर टोडलर। तो जब बच्चे की एज 1 साल तक की हो तब हम उसको क्या कहेंगे? इन्फेंट। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इन्फेंट। नेक्स्ट वन इज बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए? What should be done at home to prevent drowning of child? बच्चे को डूबने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? सभी जल भंडारणों स्थानों को कसकर बंद रखें। कीप टाइटली क्लोज ऑल द वाटर स्टोरेज प्लेस, कीप ओपन द वाटर टैंक ऑफ होम, अलाउ चाइल्ड टू प्ले इन डीप बाथटब, कीप ऑल द वेसल्स फुल ऑफ वाटर नियर चाइल्ड। तो आपको बच्चे को डूबने से बचाना है तो आपको क्या करना है? वाटर टैंक को बंद करके रखना है, डीप बाथटब में खेलने से रोकना है बच्चे को, फुल बच्चे के पास में वाटर जो टैंक वेसल्स हैं उनको भर के नहीं रखना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कीप टाइटली क्लोज ऑल द वाटर स्टोरेज प्लेस। जहाँ पे भी पानी भरा हुआ हो, टंकी वगैरह हो, बकेट्स तो बच्चे से दूर रखनी है, उनको क्लोज करके रखना है। नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन आता है, डूबने के कारण डेथ किस चीज़ से होती है? वो होती है एस्फेक्सिया के कारण। नेक्स्ट इज रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है? अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 व्हाट इज द परसेंटेज अलॉटेड टू प्राइवेट एरिया? प्राइवेट पार्ट यदि बर्न हो जाए तो क्या कहेंगे? प्राइवेट पार्ट का मतलब जेनाइटल ऑर्गन बर्न होते हैं तो कितना परसेंट कंसीडर होगा? 1, 9, 18 या फिर 36। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 के 1% पार्ट को जब जेनाइटल एरिया बर्न होगा तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? 1%। नेक्स्ट इज कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? विच फैक्टर डज नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। फादर की हेल्थ का बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से उतना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा।
हेरिडिटी होगी, यदि पिता की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की होगी। इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा, न्यूट्रिशन किस तरीके से खाता पीता है वो होगा, लेकिन फादर की हेल्थ का बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन इज बच्चे में अग्र फॉन्टेनल कब बंद होता है? एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज इन द चाइल्ड। सबसे पहले पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल बंद होता है, फिर होगा यहाँ पे एंटीरियर, जो कि कब होगा? 6 to 8 वीक में, 6 to 8 मंथ, 12 to 18 मंथ या फिर 12 to 18 वीक्स। तो एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होते हैं जनरली 12 to 18 मंथ में, 12 से 18 महीने की एज में। पोस्टीरियर पूछें तो एज अर्ली एज पॉसिबल और 3 वीक के बच्चे में। नेक्स्ट इज आमतौर पर किस उम्र के एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर, 3 to 3.5 kg वेट होगा और हाइट होगी कितनी? 48 to 50 सेंटीमीटर। 1 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ या फिर 7 मंथ में? तो होगा 1 मंथ के बच्चे में कितना? 1 मंथ के बच्चे में कि उसका वजन है जो 3 से 3.5 किलो के बीच में हो, हाइट 48 to 50 सेंटीमीटर। जनरली इंडियन बेबीज का बर्थ वेट कंसीडर किया जाता है मोर देन 2.5 kg और हाइट होती है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ के क्या होगी? 48 to 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज आंत और मूत्राशय प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु। अप्रोप्रिएट एज फॉर बाउल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग, मतलब सुसु पोटी की जो ट्रेनिंग है बच्चे को किस एज में दी जानी चाहिए? 6 मंथ, 1 ईयर, 1 to 1.5 ईयर, 1 to 2 ईयर या फिर 2 to 3 ईयर। तो बच्चे में जो यूरिन और पोटी जाने की ट्रेनिंग है दी जाएगी। बाउल ब्लैडर कंट्रोल की ट्रेनिंग होगी 2 से 3 साल में। कब? जब बच्चे की उम्र 2 से 3 साल हो जाए तब। नेक्स्ट वन इज एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चों में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है? अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पढ़ा है एरिक्सन का हमने, एरिक्सन का। बच्चे में डाउट डेवलप कब होगा? 1 to 3 ईयर, 3 to 6, 6 to 12 या फिर 12 to 18 ईयर्स। ANM के पेपर में ही एरिक्सन की थ्योरी हमने 5 से 6 पेपर सॉल्व किए हैं चैनल पर, उनमें आई हुई है। एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों में सहम और डाउट पैदा होता है जब बच्चा 1 से 3 साल के बीच का हो, मतलब जिस एज को हम क्या कहेंगे? टोडलर एज ग्रुप। इसमें बच्चे में क्या है? सहम और डाउट की भावना है जो पैदा होना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट इज किस उम्र में बच्चे में अहंकार का विकास होगा? ईगो सेंट्रिसिटी डेवलप इन द चाइल्ड। किस एज में बच्चा ईगो सेंट्रिक होगा? 1 to 3 ईयर, 3 to 6, 6 to 12 या फिर 12 to 18। बच्चे के कुछ भी बोल दो तो उसके ईगो पे बात बन जाए, वो किस एज में होगा? ये होता है जनरली एडोलेसेंट एज ग्रुप में, किशोर अवस्था में। और ये उम्र कितनी है यहाँ पे? 12 से 18 साल। अकॉर्डिंग टू WHO के तो 10 से 19 साल है। यदि हम क्वेश्चन में बात करें तो बच्चों में पूछा ईगो सेंट्रिक बिहेवियर कब डेवलप होगा? 12 से 18 साल में। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारिक निर्धारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिहेवियरल डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ? बिहेवियरल डिटर्मिनेंट कौन सा है हेल्थ का? हेरिडिटी, एजुकेशन, एयर पोल्यूशन या फिर स्मोकिंग? तो हेरिडिटी तो आपकी क्या हो गई? जेनेटिक्स में आ गई। एजुकेशन हो गए, एयर पोल्यूशन हो गए, बिहेवियर में नहीं आएंगे, वो आएगा स्मोकिंग, सिगरेट, शराब आपके बिहेवियरल डिटर्मिनेंट में आएंगे, मतलब जिनको आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एज हेल्थ डिटर्मिनेंट? इनइफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर, नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, इलिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल का पहला पहलू क्या है? तो वो होगी आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संचारी रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन इंडिया? लेप्रोसी है कम्युनिकेबल, टीबी है, कोलेरा है, लेकिन कैंसर कम्युनिकेबल डिसीज में नहीं आएगा, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कैंसर। नेक्स्ट इज एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है? हाउ मेनी PSC आर कवर्ड बाय 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? तो एक CHC 4 से 6 PSC को कवर करेगा। तो यहाँ पर लेकिन मिनिमल को हमने इसलिए लिया क्योंकि जो पहाड़ी वगैरह इलाके हैं वहाँ पे कम जो PSC रहेंगे, इसलिए तो एक जो CHC है इसमें कितने PSC होंगे? 4। PSC का इंचार्ज कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट इज जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण के 5M कौन से हैं? What are the 5M of population growth classification?
मैटरनिटी, मैरिज, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, माइग्रेशन, मूवमेंट, मैरिज, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, माइग्रेशन, मैटरनिटी, मेंटालिटी, मोर्टेलिटी, मोबिलिटी, माइग्रेशन। तो यहाँ पर का है 5M ग्रोथ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके लिए 5M कौन से हैं? मातृत्व, मतलब मैटरनिटी, विवाह, मृत्यु दर, मॉर्बिडिटी एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना। नाउअडेज गांव के लोग शहर की तरफ भागते हैं कि शहर की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, खूब पैसा कमाएंगे, होगा आपका माइग्रेशन। नेक्स्ट इज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वर्क्स एट विच सेंटर? तो जो लोग CHO का फॉर्म भरते हैं उनको अच्छे से पता होगा। हेल्थ वेलनेस सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कभी भी नहीं रखे जाते हैं, इनकी पोस्टिंग होती है जनरली सब सेंटर में। नाउअडेज सब सेंटर क्या कहलाते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सॉरी, सब सेंटर को हम क्या कहेंगे? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। वहीं पर CHO की पोस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट इज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी कवर की जाती है? तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं कितनी पॉपुलेशन कवर करेंगे? तो 30,000, 20,000 से 30,000 तक। 20,000 जो हिली पहाड़ी इलाके हैं, 30,000 जो नॉर्मल एरिया है उनके लिए। नेक्स्ट इज गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान ANM को क्या करना चाहिए? What an ANM should do during the first visit to pregnant women's home? जब भी आप प्रेग्नेंट वुमेन के घर पहुँचे तो वहाँ पर उसकी फर्स्ट विजिट में आप क्या करेंगे? रिफर हॉस्पिटल, गिव एंटीबायोटिक्स, ऑपरेट द ममता क्लिनिक, चेक हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड एल्बुमिन। फर्स्ट विजिट में आपको क्या करना है? ना तो एंटीबायोटिक देना, ना हॉस्पिटल में रिफ़र करना, ना ही ममता क्लिनिक को रिफ़र करना है, ऑपरेट करना है। यहाँ पे आपको माँ का हीमोग्लोबिन लेवल हो गया, यूरिन हो गया, शुगर हो गया, ये सब चेक करना है, बेसिक ट्रीटमेंट करना है, बेसिक चीज़ें चेक करनी है। नेक्स्ट इज भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ WHO इन इंडिया, तो सबको पता है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? यूनिसेफ क्रिएटेड अ प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, गोवी, FFF, ICDS, MCH, FUNFPA। जो प्रोग्राम लाया गया है जो यूनिसेफ के द्वारा मातृ एवं शिशु देखभाल के लिए, वो है गोभी का FFF। गोभी कैंपेन एग्जाम में आया, कई बार आया है। हमें आपकी खाने वाली गोभी नहीं है। ये ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। अब इसमें जो 3F है, फीमेल एजुकेशन, फैमिली स्पेसिंग एंड फूड सप्लीमेंट। 3F का मतलब पूछ सकते हैं, फीमेल एजुकेशन, फैमिली स्पेसिंग और फूड सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पर जो गोभी कैंपेन यूनिसेफ लाया था, तो इसके थ्रू किसके लिए लाया गया था? गोभी कैंपेन मैटरनल और जो होने वाला बच्चा है उसकी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर पीपल्स एजुकेशन इन वर्ल्ड? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? यूनिसेफ है, डेनिडा है, यूनेस्को है कि रेड क्रॉस है? तो जो लोगों की पढ़ाई के लिए काम करता है वो है यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। होगा यूनिसेफ होगा। यूनेस्को में तो जो धरोहर होती हैं हमारी देश की, जो भी इमारतें हो गई वो सब आएंगी। धरोहर जिसको हम कहेंगे वो आएगी यूनेस्को में। वर्ल्ड हेरिटेज वगैरह होंगे वो। लेकिन यहाँ पे शिक्षा के लिए काम कर रहा है यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ। नेक्स्ट इज परिवार नियोजन के लिए ANM की क्या जिम्मेदारी? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ANM फॉर द फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग में एक ANM किस तरीके से काम करेगी? गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एलिजिबल कपल, गिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल टू द एंटीनेटल मदर, चेक फॉर इनफर्टिलिटी, गिव एजुकेशन रिगार्डिंग सेफ वाटर। तो यहाँ पर ANM का फैमिली प्लानिंग में पूछा है तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देंगे आप एंटीनेटल मदर को, जो प्रेग्नेंट मदर है वो। इनफर्टिलिटी के लिए आप चेक नहीं करेंगे, वो काम गायनेकोलॉजिस्ट का होगा। एजुकेशन सेफ वाटर को लेकर वो दे सकते, लेकिन फैमिली प्लानिंग की बात की जाती है तब आपका आंसर हो गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एलिजिबल कपल। कितने एलिजिबल कपल हैं, टारगेट कपल हैं, उनको चेक किया जाएगा। नेक्स्ट इज ANM द्वारा कौन से रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना चाहिए? रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड बाय द ANM, सेंसस, स्कूल, बर्थ एंड डेथ या फिर एड्स रजिस्टर। तो एक ANM बर्थ और डेथ रजिस्टर को मेंटेन करके रख सकती है, बाकी ये नहीं करेगी।
नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन एएनएम के लिए नीति संहिता है? कोड ऑफ एथिक्स फॉर एएनएम। गिविंग ड्रग्स इंडिपेंडेंटली आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट। टेक डिसीजन ऑफ द हेल्थ केयर टीम। टेकिंग डिसीजन फॉर पेशेंट ओवर देयर विलिंगनेस। यहाँ पर एथिक्स होगा आपका क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है। किसी भी मरीज से कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब इवन उसकी वाइफ को भी वो चीज़ें आपको नहीं बताना है जब तक मरीज आपसे खुद ना कहे। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट फ्रॉम फॉलोइंग व्हाट शुड बी डन बाय द एएनएम एज अ काउंसलर। तो एक एएनएम एज अ काउंसलर के तहत किस तरीके से क्या करेगी? पर्सन को समझाएगी। रोगी के लिए निर्णय। टेक द डिसीजन फॉर द पेशेंट। डू नॉट डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। एडवाइस रिगार्डिंग द एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर डिसीज या फिर डू नॉट इन्वॉल्व द रिलेटिव्स इन द ट्रीटमेंट। तो एएनएम एज अ काउंसलर की तरह बात करेगी कि कैसे आपको सही टाइम पे अपना सही से इलाज लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है? द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ अ काउंसलर। रिस्क आइडेंटिफिकेशन करेगा, इमोशनल सपोर्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। एज अ काउंसलर ये सभी चीज़ें करेगा कि किसी चीज़ के क्या रिस्क होंगे उसके बारे में समझाएगा, इमोशनल सपोर्ट करेगा, पर्सन को डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग द न्यूट्रिशन फॉर द एएनएम। तो एएनएम क्यों है जो न्यूट्रिशन के बारे में सीखेगी? टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशनल हेल्थ, अंडरस्टैंड द जंक फूड, टू लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप ऑफ जंक फूड, टू रिप्लेस द न्यूट्रिशन विथ डिफरेंट मेडिसिन। तो एक एएनएम को न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए कि यदि पर्सन खाना नहीं खाता है तो मेडिकेशन उसको नहीं देनी है, न्यूट्रिशन मेडिसिन देने लगो। फिर यहाँ पे है कि आउट डिफरेंट, तो अलग अलग टाइप के जंक फूड भी नहीं खिलाना है। बच्चों को जंक फूड के बारे में आपको बताना है, लेकिन जो यहाँ पे आपका सबसे एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा ए। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होता है और जिन्हें भोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे अमीनो एसिड जो कि क्या है, आप खाना खाते हो उसके साथ आपको नहीं मिल रहे, आपको जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो कौन से हैं? इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, एक्स्ट्रा इम्यूनो या फिर पेरीफेरी। दो तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, इसेंशियल, दूसरा नॉन इसेंशियल, तो जिनके बिना भी काम चल जाएगा तो होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाला रोग क्या है? पैथोलॉजिकल स्टेट है जिसमें पर्सन को जो उसके खाने की ज़रूरती चीज़ें वो नहीं मिलती हैं, वो क्या कहलाएगा? अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी या फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। ये कहलाएगी स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ नहीं खाता बच्चा, उसको डेफिशिएंसी बहुत फास्ट हो गया एज कम्पेयर टू एडल्ट के। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन शरीर का निर्माण आहार है? बॉडी बिल्डिंग फूड पूछा है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स या फिर प्रोटीन। तो इसे आँख बंद करके आंसर दे सकते हैं कि क्या होगा बॉडी बिल्डिंग फूड में? होगा प्रोटीन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, संरक्षी भोजन हमारे शरीर को क्या करेगा? व्हाट डज द प्रोटेक्टिव फूड डू टू डू अवर बॉडी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको आज का पेपर अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, जो भी लोग इन पेपर्स की PDF लेना चाहते हैं